बॉडी आयरन स्टोन का सबसे सेंसिटिव मार्कर है सीरम फेरिटिन। बॉडी आयरन स्टोन का सबसे सेंसिटिव मार्कर है सीरम फेरिटिन। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। इलेक्ट्रोलाइट के कौन से डिस्टर्बेंस से टेटनी रोग हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। इलेक्ट्रोलाइट के कौन से डिस्टर्बेंस से टेटनी रोग हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। अर्ली रेनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अर्ली रेनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। किस स्थिति में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपयोगी नहीं है? पर्नीशियस एनीमिया। किस स्थिति में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपयोगी नहीं है? पर्नीशियस एनीमिया। परमानेंट कोलोस्टोमी कराने के लिए कोलोन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? परमानेंट कोलोस्टोमी कराने के लिए कोलोन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन। ऊपरी भुजा में रक्तचाप मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को निम्न में से किस नाड़ी पर रखना चाहिए? ब्रेकियल। ऊपरी भुजा में रक्तचाप मापते समय बीपी लेते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को निम्नलिखित में से किस नाड़ी पर रखना चाहिए? ब्रेकियल। फर्स्ट 24 आवर्स में बर्न इंजरी के मैनेजमेंट हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लूइड रिससिटेशन। फर्स्ट 24 घंटे में बर्न इंजरी के मैनेजमेंट हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लूइड रिससिटेशन। सर्जरी के जनक फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं सुश्रुत। सर्जरी के जनक फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं सुश्रुत। फर्स्ट 24 घंटे में बर्न इंजरी के मैनेजमेंट हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लूइड रिससिटेशन। फर्स्ट 24 घंटे में बर्न इंजरी के मैनेजमेंट हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लूइड रिससिटेशन। और सर्जरी के जनक कौन है? सुश्रुत। मेडिसिन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। मेडिसिन के जनक फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस। मेडिसिन के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। हाइपोवोलेमिया का एयरलेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ट्रेकिकार्डिया। हाइपोवोलेमिया का एयरलेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ट्रेकिकार्डिया। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की कैरियर स्टेज होती है 9 महीने की। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की कैरियर स्टेज होती है 9 महीने की। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। पल्मोनरी एल्वोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं है एनीमिया। पल्मोनरी एल्वोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं है एनीमिया। पल्मोनरी एल्वोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं है एनीमिया। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किस स्थिति में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपयोगी नहीं है? पर्नीशियस एनीमिया में। किस स्थिति में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपयोगी नहीं है? पर्नीशियस एनीमिया में। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है TSH लेवल। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है TSH लेवल। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है TSH लेवल। निम्नलिखित में से कौन से सीजरिंग मटेरियल के साथ सबसे अधिक उत्तक प्रतिक्रिया होती है? प्लेन कैटगट। निम्नलिखित में से कौन से सीजरिंग मटेरियल के साथ सबसे अधिक उत्तक प्रतिक्रिया होती है? प्लेन कैटगट। क्रॉनिक रेनल फेलियर में क्या नहीं होता है? हाइपोकैल्सीमिया। क्रॉनिक रेनल फेलियर में क्या नहीं होता है? हाइपोकैल्सीमिया। सीरम Ca+। लीडिंग कोशिकाएं लीडिंग सेल्स की स्थिति एवं स्राव है ब्रशन टेस्टोस्टेरोन। ब्रशन टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं स्राव ब्रशन टेस्टोस्टेरोन। ब्रशन टेस्टोस्टेरोन।
अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते हैं? बॉडी। अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते हैं? बॉडी। अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबाएं। लग रहे हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया से संबंध रखता है? लंग्स। शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया से संबंध रखता है? लंग्स। प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। स्थानीय घर्षण द्वारा चर्म पर औषधि लगाने को क्या कहा जाता है? इनेक्शन। मूत्र परीक्षण के दौरान बेनेडिक्ट परीक्षण मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ग्लूकोज। मूत्र परीक्षण के दौरान बेनेडिक्ट परीक्षण मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ग्लूकोज। बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है? ग्लूकोज का पता लगाने के लिए। आपातकालीन व्यवस्था में रोगियों का प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ट्राइएज। आपातकालीन व्यवस्था में रोगियों का प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ट्राइएज। स्पाइनल एनेस्थीसिया की सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है बीपी का कम होना। स्पाइनल एनेस्थीसिया की सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है बीपी का कम होना। स्पाइनल एनेस्थीसिया की सबसे बड़ी प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है बीपी का कम होना। आँख में बूंद बूंद करके दवा डालने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टिलेशन। आँख में बूंद बूंद करके दवा डालने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टिलेशन। आँख में बूंद बूंद करके दवा डालने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टिलेशन। त्वचा पर मालिश के द्वारा किसी मलहम को लगाना कहलाता है इनेक्शन। त्वचा पर मालिश के द्वारा किसी मलहम को लगाना कहलाता है इनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिका के बाह्य द्रव में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिका के बाह्य द्रव में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? सोडियम। प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापमान पर होना चाहिए? 121 डिग्री सेल्सियस। प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापमान पर होना चाहिए? 121 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोलियम जेली में तैयार किया गया औषधियों का अर्ध ठोस रूप कहलाता है ऑइंटमेंट। जब दवा को जीभ के नीचे रखकर दिया जाता है तो यह रूट कहलाता है सबलिंगुअल। जब दवा को जीभ के नीचे रखकर दिया जाता है तो ये रूट क्या कहलाता है? सबलिंगुअल। पेट्रोलियम जेली तैयार किया गया औषधियों का अर्ध ठोस रूप क्या कहलाता है? ऑइंटमेंट। और जब दवा को जीभ के नीचे रखकर दिया जाता है उस रूट को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। निम्नलिखित में से नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग कौन सा है? समस्या का असेसमेंट या मरीज की नीड का पता लगाना। निम्नलिखित में से नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग कौन सा है? समस्या का असेसमेंट या मरीज की नीड का पता लगाना। किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया को करने से पूर्व मरीज या उसके नज़दीकी रिश्तेदारों से लिखित में अनुमति लेना कहलाता है रिटर्न कंसेंट प्राप्त करना। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इंट्रासियस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? बोन मैरो में। इंट्रासियस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? बोन मैरो में। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के इंजेक्शन लगाते समय निडल को सबसे ज़्यादा इंसर्ट किया जाता है? इंट्रामस्कुलर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के इंजेक्शन लगाते समय निडल को सबसे ज़्यादा इंसर्ट किया जाता है? इंट्रामस्कुलर। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। परमानेंट कैलोस्टॉमी करने के लिए कोलोन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सिग्मॉइड कोलोन। परमानेंट कोलोस्टॉमी करने के लिए कोलोन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सिग्मॉइड कोलोन। ऊपरी भुजा में रक्तचाप बीपी मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को निम्नलिखित में से किस नाड़ी पर रखना चाहिए? ब्रेकियल। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। औसतन सामान्य व्यक्ति विश्राम अवस्था में प्रत्येक श्वसन में लगभग कितनी वायु अंदर लेता है? 500 मिली।
औसतन सामान्य व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रत्येक सेशन में लगभग कितनी वायु अंदर लेता है? 500 मिलीलीटर। परमानेंट कोलोस्टोमी करने के लिए कोलोन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन। परमानेंट कोलोस्टोमी करने के लिए कोलोन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन। बच्चों में औषधि की मात्रा निर्धारित करने हेतु कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? यंग, क्लार्क, फ्राइड। उपयुक्त सभी। बच्चों में औषधि की मात्रा निर्धारित हेतु कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? उपयुक्त सभी। यंग, क्लार्क, फ्राइड। गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है? कॉलिसिस्टोकाइनिन। गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है कॉलिसिस्टोकाइनिन। गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? कॉलिसिस्टोकाइनिन। अस्तीय पेशियों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गहरे एवं हल्के रंग की पट्टी द्वारा निर्मित धारियां दिखाई देती हैं। गहरी पट्टियां मायोसिन नामक प्रोटीन से बनती हैं। मानव कान की श्रवण सीमा क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव कान की श्रवण सीमा क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। अस्थि में एक छेद जिसमें होकर रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं एवं लिंगामेट गुजरते हैं कहलाता है फोरामेन। अस्थि में एक छिद्र जिससे होकर रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं एवं लिंगामेट गुजरते हैं कहलाता है फोरामेन। गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? कोलिस्टोकाइनिन। कोलिस्टोकाइनिन। गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? कोलिस्टोकाइनिन। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रत्येक मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में छनन इकाइयाँ, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है ग्रीवा क्षेत्र में। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है ग्रीवा क्षेत्र में। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है ग्रीवा क्षेत्र में। पोर्थोबिन छोटी आंत में अवशोषित होने वाली वसा में घुलनशील विटामिन के द्वारा रचित होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन का। टी कोशिकाएं, टी सेल्स कहाँ परिपक्व होती हैं? थाइमस में। टी कोशिकाएं, टी सेल्स कहाँ परिपक्व होती हैं? थाइमस में। तो प्लूरक गुहा के बीच का स्थान मीडियास्ट्राइनम कहलाता है। दो प्लूरक गुहा के बीच का स्थान मीडियास्ट्राइनम कहलाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ब्लड बैंक को ओ पॉजिटिव रक्त उपलब्ध नहीं है। रोगी को कौन सा रक्त दिया जा सकता है? ब्लड बैंक को ओ पॉजिटिव रक्त उपलब्ध नहीं है। रोगी को कौन सा रक्त दिया जा सकता है? ओ नेगेटिव। आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे। हमेशा तो आपके पसंद के क्वेश्चन नहीं हो सकते ना, कभी तो क्वेश्चन टफ होंगे या थोड़े अलग होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।